नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज जनादेश का दिन है। उस जनादेश का दिन है जहां पर आज मतगणना के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर जनता ने किस पर मुहर लगाई है। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आइए आज हम आपको यहां पर सबसे पहले बता देते हैं। तो बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ हम यहां पर करने वाले हैं, जहां पर लखनऊ में आज पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लगातार हम आपको ये नतीजे दिखाएंगे। हम आपको हर जगह से हर वो तस्वीर समझाने की आज कोशिश करेंगे ताकि आप समझ पाएं कि आखिर जनता का पक्ष किस तरफ झुका है, जनता ने किसके नाम पर मुहर लगाई है, जनता ने किसको पसंद किया है। चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की बात हो, जनता ने आखिर किसको पसंद किया है, जनता ने जाकर कहां पर मुहर लगाई है, ये तमाम नतीजे लगातार प्राइम न्यूज आज आपको अपडेट करने वाला है। प्राइम न्यूज आपको पल पल के नतीजे यहां पर बनाने वाला है। आपको बताएं कि 75 जिलों में उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में वोटिंग की गई थी और सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती यहां पर शुरू हो जाएगी। उसके बाद आज हम आपको क्रमशः हर एक सेकंड का अपडेट प्राइम न्यूज पर देने वाले हैं। आप कहीं मत जाइए, लगातार प्राइम न्यूज के साथ आज आप बने रहिए। हम आपको पल पल का अपडेट बताएंगे, कहां पर वोटों का समीकरण क्या कहता है, किसके पक्ष में मतदान हुआ था, यह भी लगातार सामने आता रहेगा, क्योंकि प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें कल रात से ही थमी हुई हैं। हर कोई ये सोच रहा था कि कल की सुबह क्या लेकर आने वाली है। तो अब उसमें सिर्फ 1 घंटे बाकी है। सुबह 8 बजे से जैसे ही वोटों की गिनती शुरू होगी, प्राइम न्यूज आपको पल पल का आंकड़ा दिखाने वाला है। आपको हम ये समझाने वाले हैं कि आखिर कहां पर किसकी पसंद सबसे ऊपर आई है, जनता ने किस प्रत्याशी पर सबसे ज्यादा यकीन किया है, जनता को किस चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा हुआ है। और लगातार तमाम मेहमान मेरे साथ यहां पर जुड़े होंगे, उनसे भी हम क्रमशः ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस फैक्टर ने इस चुनाव पर असर डाला है, वो कौन कौन से मुद्दे थे। क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद होगा, जब पंचायत चुनाव का प्रचार अभियान शुरू हुआ, उसमें कोर्ट ने जिस तरह से दखलंदाजी दी, उसका कितना असर पड़ा। साथ ही जो किसान आंदोलन उस समय अपने जोर शोर से चल रहा था, चाहे वो दिल्ली की सीमाएं हो या उत्तर प्रदेश का पश्चिमी केंद्र हो, उसका कितना असर पड़ा। और बीच में जिस तरह से कोरोना ने अपना स्वरूप बदला, जिस तरह से कोरोना ने एक बड़ी चुनौती पूरे देश और प्रदेश के सामने खड़ी की, उसका कितना असर पड़ा। उसके हिसाब से जब सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी, वो किसकी तरफ झुकती है। क्या उन तमाम पार्टियों को इसका लाभ मिला जो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, या सरकार के पक्ष के तमाम प्रत्याशियों को इसका फायदा मिला जिन्होंने लगातार जनता के बीच में पहुंचकर ये समझाने की कोशिश की कि हम हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपको लगातार लाभ हो सकता है। हमने हर वो चीज संभालने की कोशिश की है जिससे कि पूरे देश को फायदा हो। तो यहां पर आज तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े होंगे। मैं आपको जो सुबह का हमारा पैनल है जो थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेगा, आपको एक बार मैं उनसे रूबरू करा देता हूं। वसीम शाही मेरे साथ होंगे, प्रवक्ता बीजेपी हैं। और ये जो एक हमने आपको यहां पर एक जैकेट दिखाई है, आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से पुदुचेरी का हम आपको समीकरण यहां पर समझाएंगे कि वहां पर जो जो मुख्य पार्टियां हैं उसमें क्या है। ऊपर केरल का भी आपको हम लगातार आंकड़ा समझाएंगे। साथ ही पश्चिमी बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, वहां पर 292 सीटें में किसका कितना ज्यादा दखल हुआ है, किसने कितनी जीत हासिल की है, टीएमसी कहां पर होगी, बीजेपी कहां पर होगी, लेफ्ट और अन्य कहां पर होंगे, ये भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। साथ ही अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो असम में 126 सीटें हैं, वो भी हम आपको बिल्कुल समझाने वाले हैं। तमिलनाडु की बात होगी तो AIADMK कहां पर होंगी, इसका जो वर्चस्व लगातार बना हुआ है वो कहां है। पुदुचेरी में कांग्रेस बीजेपी के बीच में कितनी कांटे की टक्कर होगी, ये भी आज हम आपको लगातार समझाने वाले हैं। केरल में LDF, UDF और बीजेपी, इन तीनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी ने जिस तरह से एक राष्ट्र की संकल्पना को पूरे देश में समझाने की कोशिश की है, वो बड़ा फैक्टर होने वाला। और साथ ही पश्चिम बंगाल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की बात होती थी, बंगाली मानुष की बात होती थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने वहां पर कुछ ऐसा समीकरण खेला, एक देश की बात अब की बार की है, हिंदी भाषा की बात की है। जहां पर दुर्गा पूजा को सबसे ज्यादा महत्व मिलता था, उसी पश्चिम बंगाल में अब की बार बीजेपी ने जनता को समझाने में कामयाब रही कि प्रभु श्री राम भी देश में महत्व रखते हैं, वो भी एक राष्ट्रीय आइकॉन है। उनके हिसाब से भी राजनीति को इस बार बदलने की पूरी कोशिश बीजेपी की है। तो इन सारे फैक्टरों ने मिलजुल कर पश्चिम बंगाल के चुनाव में किस तरह के रंग घोले हैं, वो भी लगातार हम आपको आंकड़े दिखाएंगे। टीएमसी कहां पर जाने वाली है, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी इन दोनों के बीच में ही सबसे बड़ा मुकाबला अब की बार माना जा रहा था। कांग्रेस और लेफ्ट ने हालांकि अपना गठबंधन किया, उसमें जरूर निश्चित रूप से प्रभाव डालने की कोशिश की। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आए, उन्होंने कितना प्रयास डाला, ये सारे समीकरण आज सामने आएंगे। और इन जो दांव पेचों के बीच में
किस पार्टी को बढ़त मिली, क्योंकि कोरोना ने अपनी एक भूमिका निभाई है, किसान आंदोलन की एक अपनी भूमिका रही, और साथ ही जिस तरह से पश्चिम बंगाल की रूपरेखा की हम बात करें तो वहां पर बहुत सालों से पश्चिम बंगाल के बंगाली मानुष की ही राजनीति सबसे ऊपर रही, लेकिन इस बार बीजेपी ने कलर कुछ चेंज करने की कोशिश की। असम की हम बात करेंगे, 126 सीटें हैं, इसमें बीजेपी कांग्रेस के बीच में कितनी कांटे की टक्कर होने वाली है, क्रमशः एक एक सेकंड में हम आपको अपडेट्स दिखाएंगे और आपको पल पल का अपडेट प्राइम न्यूज में जरूर मिलने वाला है। तो इसलिए लगातार आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। तमाम फैक्टर्स पर, तमाम मेहमानों के साथ हम यहां पर लगातार चर्चा भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो जो सीटें किसी पार्टी के खाते में जाती रहेंगी, जहां जहां पर बढ़त बनेगी, उसके पीछे फैक्टर क्या हो सकते हैं, इन तमाम जुड़े हुए फैक्टर्स पर हम जरूर यहां पर बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा आंकड़ा आपके सामने सेकंड दर सेकंड प्राइम न्यूज रखने वाला है, इसलिए प्राइम न्यूज के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। आपको हम ये समझाने की पूरी कोशिश भी करेंगे कि जो भी सीटों के आंकड़े आ रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या रही, जनता का जो मर्म है वो आखिर कहां पर रहा। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े होंगे, उनसे भी मैं आपको जरूर एक बार रूबरू करा देता हूं। अश्विन शाही होंगे, प्रवक्ता बीजेपी, जितेंद्र चौधरी नेता कांग्रेस, सुमित मल्होत्रा प्रवक्ता टीएमसी हमारे साथ होंगे, और साथ ही निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमको ज्वाइन करेंगे। इन सभी से हम समझने की अभी हाल फिलहाल में ये कोशिश करेंगे कि 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी तो आंकड़े किस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, अनुमान लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल से ही लगातार प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, इन सभी के आंकड़े हम आपको बताएंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता देते हैं, जहां पर आज आएंगे पंचायत चुनाव के नतीजे। बहुत बड़ा चुनाव था उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के 75 जिलों में 4 चरणों में वोटिंग हुई। लगातार आप सबको प्राइम न्यूज ने हर सेकंड इस पर भी अपडेट किया था, और सुबह 8 बजे से यहां पर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम यहां पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंचायत चुनाव में किन फैक्टर्स ने काम किया। इसका भी पल पल का अपडेट प्राइम न्यूज आपको देने वाला है, क्योंकि पंचायत चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव रहा, बहुत बड़े इसमें फैक्टर्स रहे। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब पंचायत चुनाव का प्रचार शुरू किया गया, उसी दौरान में किस तरह से हाईकोर्ट ने अपना दखल दिया, हाईकोर्ट ने गाइडलाइंस बदली, हाईकोर्ट ने जो आरक्षण के संबंध में थे तमाम नियम बदल दिए। सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि हम चीजों को दुरुस्त कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ने कहा कि चुनाव में खलल डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाईकोर्ट के दखल के बाद उन्हीं निश्चित तारीखों के अंदर चुनाव हुआ। 75 जिलों में 4 चरणों में वोटिंग संपन्न हुई, और आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। तो देखने वाली बात होगी कि जब इस लोकतंत्र के महापर्व की गिनती शुरू होगी तो किसके पक्ष में मतदान जाता है, कौन कौन से वो फैक्टर्स होंगे, क्योंकि किसान आंदोलन की बात सबसे ज्यादा जोर शोर से उस वक्त रही। कोरोना की इस महामारी के बीच में अगर आपको याद होगा कि इसके पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा था देश के अंदर, वो किसान आंदोलन था, और पंचायत चुनाव किसानों से ही जुड़ा हुआ मुद्दा था, हर घर की दहलीज से संबंध रखता था। विपक्ष ने लगातार दावा किया कि किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर यहां पर निभाएगा। उसका कितना अहम रोल रहा, जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे, प्राइम न्यूज आपको पल पल की यहां पर अपडेट्स देगा। सीट दर सीट हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां पर किस तरह के समीकरणों ने काम किया है। साथ ही उसी दौरान में आप सबको याद होगा कि जब 4 चरणों की वोटिंग चल रही थी तो कोरोना महामारी ने अपना प्रचंड स्वरूप पूरे देश में दिखाया। अभी भी हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। इसका कितना प्रभाव पड़ा यूपी के पंचायत चुनाव में? क्या जनता के भाव बदले? क्या जनता के अंदर जो पहले रुझान सरकार को ले था वो बदला, या सरकार पर विश्वास ज्यादा बढ़ा? इन सभी पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स पर भी हम यहां पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, और हर राज्य की और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से जुड़े हुए हर एक अपडेट्स की आज हम यहां पर आपके साथ चर्चा करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। चाहे वो केरल की बात हो, चाहे असम की बात हो, पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे तमिलनाडु की बात हो, हम हर पार्टी की यहां पर सीटों की बढ़त की बात करेंगे, आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट के बीच में किस तरह से कांटे की टक्कर रही, कांग्रेस कहां पर है पश्चिम बंगाल में, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। केरल में एलडीएफ, यूडीएफ और बीजेपी के बीच में जो सियासी समीकरण है वो कहां पर है, तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके के बीच में किस तरह का यहां पर टकराव देखने को मिला, यह भी हम देखने की कोशिश करेंगे। पुडुचेरी में 30 सीटें हैं, वहां पर किस तरह का समीकरण बना, यह भी हम समझने की कोशिश जरूर करेंगे, और पुडुचेरी में जनता का झुकाव किस तरफ रहा यह भी हम समझेंगे। तो लगातार आप सब हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की यहां पर अपडेट्स देने वाले हैं। बहुत बड़ा आज का अहम दिन है, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में लगातार सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो वो आप सबकी ही रही है। आपको बताएं, लगातार हम आपको अपडेट करेंगे, और इसमें हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए होंगे। आपको हम
उनसे भी एक बार रूबरू करा देंगे। अश्विनी शाही हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता बीजेपी। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से विपक्ष बड़े बड़े आरोप लगातार लगा रहा था, उसमें किस तरह से क्या सत्ता पक्ष ने अपनी बढ़त बनाई है, क्या सत्ता पक्ष पर जनता ने वापस से उतना ही विश्वास किया होगा या उस विश्वास में कहीं कमी आई, क्योंकि कोरोना के बीच में कहीं ना कहीं समीकरण जरूर बदले हैं। ये आप सब जानते हैं कि सरकार की तरफ झुकाव कितना जनता का बढ़ा या जनता का मोह भंग हुआ, और क्या इस फैक्टर ने यूपी के पंचायत चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाई, इसकी चर्चा हम यहां पर आज जरूर करने वाले हैं। जनादेश का दिन है, जनादेश में किसके पक्ष में आज यहां पर झुकाव आता है, ये हम समझने की कोशिश लगातार करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा अहम चीज यही होने वाली है कि अन्य राज्यों का क्या अपडेट्स रहता है। पश्चिम बंगाल की हम यहां पर बात करेंगे, साथ ही असम की जो समीकरण है वो हम आपको यहां पर समझाएंगे, और पुदुचेरी में किस तरह के समीकरण बनेंगे और तमिलनाडु में किस तरह के समीकरण बनेंगे, ये तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देने वाले हैं। तो यहां पर आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। यहां पर हमारे साथ जो तमाम मेहमान होंगे उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना काल के इस बीच में जिस तरह से मतगणना का भी पहले विरोध हो रहा था, लेकिन कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर आप प्राधिकारियों की नियुक्ति कर देते हैं जो कि गाइडलाइंस के लिए जिम्मेदार हों, जो वहां पर नियम है उसके लिए जिम्मेदार हों, उसमें पूरी तरह से क्या मतगणना की जा सकती है। कोर्ट ने हरी झंडी दी और आज मतगणना 8 बजे से शुरू होने वाली है। प्रत्याशियों की हालांकि पहले सांसें थम गई थी कि अगर यह मतगणना टाल दी गई तो उसके बाद क्या होगा, क्या मतगणना होगी नहीं होगी, लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि एक गाइडलाइन के चलते हम इसको संपन्न करा सकते हैं, तो यहां पर एक बड़ा यहां पर अभियान आज शुरू होगा। एक तरह से हम इसको महाअभियान ही कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना के दौर में इस तरह से काउंटिंग को संपन्न करना ये बड़ी चीज है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ, जितेंद्र चौधरी हमारे साथ नेता कांग्रेस है, और साथ ही सुमित मल्होत्रा प्रवक्ता टीएमसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये लगातार हमारे साथ बने हुए। तो अश्विनी शाही, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से कोरोना काल में यहां पर चुनाव संपन्न हुआ, जनता ने अपना विश्वास जताया, जनता गई, मतदान किया, आपको क्या लगता है आपकी जीत सुनिश्चित है या कहीं ना कहीं कोरोना के इस दौर में बड़ा खेल वहां पर बदला है? आपके पक्ष में आज मतदान की जब मतगणना होगी, आपके पक्ष में यहां पर परिणाम आने वाले हैं या विपक्ष के? आलोक जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5-7 सालों में लगकर जो कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत किया है, वो मेहनत आप ही लोगों के द्वारा दिखाया गया एग्जिट पोल बता रहा है। एग्जिट पोल को मैं एग्जैक्ट पोल नहीं मानता हूं, कोई भी नहीं मानता है, लेकिन एक रुझान तो पता चली जाते हैं। अब उस रुझानों में जिसको टीएमसी नकारती आई थी, और वो दल आज कोई भी मतलब चैनल देख लीजिए, वो 130 सीट से ऊपर ही दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं टक्कर कांटे की है। भारतीय जनता पार्टी वो ऐसी पार्टी है जहां 10 साल से सत्ता में रहती हुई दीदी को एक उनकी सीट नंदीग्राम पर 5 दिनों तक एक शुभेंदु अधिकारी ने रोक के रखा। इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से वहां जबरदस्त एंट्री हुई है पश्चिम बंगाल की जनता के बीच में। यहाँ के चुनाव जो लड़ा गया था, वो वहां के लोग 35 साल तक लेफ्ट के, एक तरह से मैं उस शब्द का यूज करूंगा कि गुंडागर्दी और आतंक से ग्रसित जो लोग थे, वो 10 साल तक मतलब ये सोचकर ममता बनर्जी के साथ जुड़े रहे कि इससे आतंक से हमको निजात मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिला। इस 10 सालों में वहां की जनता ने बेहद, एक तरह से कह लीजिए कि जो आशा थी उस आशा के विपरीत सरकार को देखा, इसलिए मोह भंग हुआ था। विकास के नाम पर वहां पर वोट पड़ा। वहां पर जो है आपको जो कहेंगे एक तरह से सत्ता का जो केंद्रीकरण कर लिया गया था बुआ और भतीजे के बीच में, बड़े नेताओं का सम्मान खत्म हो गया था वहां जनता के साथ साथ। तो ये सब कई फैक्टर है जो आज भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में सरकार बनाने के तरफ ले जा रहे हैं। अब रिजल्ट क्या आएगा वो तो कुछ घंटों में पता चल जाएगा, लेकिन आप लोगों ने जो रुझान बताया है, इस रुझान से हम लोगों को ये आश्वासन मिला, हम लोग आश्वस्त हो गए कि हमारी मेहनत और वहां जनता की नाराजगी, ये दोनों मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की तरफ ले जा रही है। बिल्कुल। तो आपको ये लगता है कि जिस तरह से किसान आंदोलन की बात लगातार हो रही थी, विपक्ष बोल रहा था कि किसान आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, उस फैक्टर को आप बिल्कुल साफ तौर पर नकार रहे हैं यहाँ पर?
किसान आंदोलन का भारतीय जनता पार्टी के उसमें कोई फर्क नहीं है। किसान नेता तो आज भी बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। कोरोना काल में देखिए, कोरोना पूरे देश में इस समय हिंदुस्तान में कोरोना सबसे ज्यादा फैला हुआ है। कल 4 लाख लोग आए, मतलब वो तो कहिए कि 8-10 हजार की कमी आई है आज 24 घंटे में, 3,92,000 आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन की तो पोल खुल गई थी। जैसे शाहीन बाग के सीए की पोल खुल गई थी, वैसे किसान आंदोलन की पोल खुल गई। किसान नेता दिल्ली से वहां बंगाल पहुंच जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराइए आप लोग, हाँ। ये नारा लगाते हुए पहुंच जाते हैं। वहां के किसानों का दर्द पूछने नहीं पहुंचते हैं, वहां के किसानों का क्या दिक्कत है वो नहीं पूछ रहे हैं। वहां पर राजनीतिक दल के साथ कंधे से कंधा मिलाने किसान नेता पहुंचते हैं वहां और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को है। तो किसान आंदोलन की तो पोल खुल चुकी है, हाँ। उसका कोई फर्क नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल। सुशील कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। सुशील जी, यहाँ पर अश्विनी शाही का ये कहना है कि चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे कोरोना महामारी का ये दौर हो, ये सारे फैक्टर काम नहीं करने वाले, क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत ही व्यवस्थित सरकार एक तरह से अपने आप को साबित किया है। जो भी फैक्टर्स लगातार विपक्ष गिना रहा था उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज जब मतगणना होगी तो उसमें हम ही लोग सबसे ज्यादा बढ़त बनाकर सामने आने वाले हैं। देखिए सर, आलोक जी देखिए, जो ये शाही जी गिना रहे हैं, हाँ। एक बीजेपी का एक सिस्टम रहा है चुनाव लड़ना। आप पहले भी देख रहे हैं, सिर्फ का एक ही ध्येय होता है चुनाव लड़ना, और चुनाव बहुत अच्छा लड़ती है, इसमें दो राय नहीं। हाँ। वो खूब पैसा खर्चा करती है। आप बंगाल के चुनाव में देख सकते हैं, हमारे पीएम जी ने कितनी रैलियां की, अमित शाह जी ने कितनी रैलियां की, और भव्य रैलियां की। तो ये वो भव्यता दिखाकर एक गरीब जो वोटर है उसको आकर्षित करना, आकर्षित हो जाता है। एक तो बात बिल्कुल ठीक है, और दूसरा वहां पर किस तरह पैसे का दुरुपयोग हुआ है ये हम सबने देखा है। ईवीएम को किस तरह से उनके कार्यकर्ताओं के यहाँ पकड़ी गई हमने देखा है। देखिए, बीजेपी का सिस्टम ही रहा है कि चुनाव लड़ना, और जिस तरह से सिस्टम को हैक करके चुनाव के नतीजों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करना, आपने बिहार में देख लिया। बिहार में 3 दिन के मतगणना चलती रही, बाद में रिजल्ट क्या है आपने देखा। और वहाँ कुछ तो ऐसे कैंडिडेट 15-15 वोट से हारे, 20-20 वोट से हारे, 100-150 वोट से हारे, और उनको रिटर्निंग ऑफिसर ने लेटर देने के बाद फिर वो लेटर ले लिया। तो सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना, उसके बाद अपने जो रिजल्ट है अपने पक्ष में करना, ये पहले से ही बीजेपी क्या करती है, पहले से दिखाती है कि देखिए हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं। बंगाल की बात करें, वहां पर सभी चैनलों ने दिखाया, आपके भी चैनल ने दिखाया, कुछ कैंडिडेट को उन्होंने जब जबरन टिकट दे दिया, वो टीवी पर आकर बोल रहे हैं कि हम इनके कैंडिडेट नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत से बूथ थे जहां पर उनके पास बूथ कार्यकर्ता नहीं है, तो सरकार बना रही है। सोचने वाली बात है। एग्जिट पोल, लेकिन बीजेपी का यहाँ पर सबसे बड़ा एक जो आरोप रहा वो ये भी रहा कि कांग्रेस तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के चुनाव में थी ही नहीं, वो तो पूरी तरह से बैकडोर से यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी तो ये महामारी पहले से ही आ गई थी। अगर हम वहां पर बिल्कुल चुनाव से बाहर बाइकआउट कर जाते तो हमारे भी वहां कार्यकर्ता हैं, उनके मनोबल को गिरता है। तो हम तो चाह रहे थे कि चुनाव, हम तो काफी पहले से कह रहे थे 6 महीने आगे बढ़ा दिए जाए, 6 महीने आगे बढ़ा दिए जाए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। चुनाव आयोग क्यों नहीं माना, इसके पीछे दो राय नहीं है, आप जानते हैं। उस बात को मैं नहीं लाऊंगा बीच में, ठीक है। लेकिन रियलिटी यही है, हम इसीलिए वहां लड़ गए कि हमारे कार्यकर्ता का मनोबल न गिरे। और दूसरी बात, बीजेपी ने वहां पर खूब दुरुपयोग किया है, लड़ा है, और देख लेना नतीजे भी लगभग लोगों को अपने पक्ष में भी कर ले। मुझे यहाँ पर आपका यहाँ पर तर्क समझ में नहीं आया कि आपने कहा कि हम इसलिए नहीं गए कि कार्यकर्ता का मनोबल ना गिरे। कार्यकर्ता का मनोबल तो इसलिए ज्यादा गिरता है ना कि जब शीर्ष का कोई बड़ा नेता ना जाए वहां पर मैदान में। नहीं, वही कहना चाह रहा हूँ ना, मैं वही कहना, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम तो चुनाव का बोल रहे थे थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जब चुनाव आयोग ने कर दिया चुनाव, तो हमारी एक मजबूरी बन गई कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने के लिए, वहां जाने के लिए। राहुल गांधी ने तो 3 रैली की ज्यादा नहीं की, प्रियंका गांधी ने तो 3 रैली की ज्यादा नहीं। आज अब आपको क्या लगता है कि जैसे ही 8 बजे यहाँ पर मतगणना शुरू होगी, आपके पक्ष में कितना आने वाला है पश्चिम बंगाल? देखिए, आपने जैसे बताया कि हम वहाँ बहुत ताकत से चुनाव नहीं लड़े हैं, ये हम बिल्कुल बोलेंगे कि नहीं लड़े हैं। उसके पीछे रीजन भी कोरोना काल था, अपने कार्यकर्ता को बचा के रखना था, ठीक है। लेकिन डिसीजन जब तक डिसीजन हमारे पक्ष, जिस तरह से हमने फाइट की है, हम
देश विरोधी ताकतों को रोकने में वहां सक्षम होंगे। बिल्कुल। हमारे साथ सुमित मल्होत्रा जुड़े हुए हैं, यहाँ पर टीएमसी का पक्ष रखेंगे। सुमित जी, आपको क्या लगता है कि जैसे ही 8 बजे आज यहाँ पर मतगणना शुरू होगी, कितना पश्चिम बंगाल आप अपने आप को जीत कर बैठे हुए हैं? आपको क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल आपने जीत लिया और आपके पक्ष में जनता ने मतदान किया है? आलोक भाई, ये तो सभी सारे ही चैनलों ने दिखाया है कि टीएमसी को 130 से लेकर 164 तक सीटें मिल रही हैं, 130 मिल रही है, सभी ने सारे चैनलों ने दिखाया है। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे कह रही है, वहां पे जब जाती है, ये कहीं पे भी जाते हैं, ये सिस्टम को खराब करने का काम करते हैं। चाहे दिल्ली गए, दिल्ली में भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करे, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करी, बहुत रुपए खर्च करे, और दिल्ली में माननीय केंद्रीय मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। अरे साहब, कहां से सरकार बनाएंगे? बंगाल के अंदर आप 145 पे लड़ते हैं, 200 पार का नारा देते हैं, कहां से सरकार बनाएंगे? बूथों पे आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आप सरकार बना लेंगे। आप जबरन किसी को पकड़ते हैं, उसे टिकट दे देते हैं, आप सरकार बना लेंगे। तो सिस्टम, ये केवल एक भ्रमित करने वाली बात है। ये क्योंकि पैसा, सबसे ज्यादा पैसा इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है, सबको जाता है। इन्हें देश इस समय दिखाई नहीं पड़ रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज किसान आंदोलन चल रहा है, यह भी हमारे प्रवक्ता साहब कह रहे थे किसान भाइयों के लिए कि वो वहां बैठे हुए, इनकी पोल खुल गई है, ये हो गया। तो अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, खुलने दीजिए। किसान भाई इन्हें भगाने का काम करेगा बंगाल से, देख लीजिएगा आप। 8 बजे जैसे ही मतगणना चालू होगी, किसान भाई ने भगाने का काम करेगा बंगाल से भी, 5 राज्यों से भी। इन्हें सरकार बनाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा 5 राज्यों में। बहुत बड़े बड़े वादे करे थे माननीय मोदी जी ने, बहुत बड़े बड़े, कि वो पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं। तो आप गुरुद्वारा कल क्यों चले गए साहब? किसान भाइयों के उसमें क्यों चले गए? कोरोना काल चल रहा है, इन्हें ये भी दिखाई नहीं पड़ता। बहुत से फैक्टर ऐसे हैं देश में, महंगाई। गुरुद्वारे का क्या संबंध है किसान आंदोलन से? समझ नहीं आया मेरे को कनेक्शन। आलोक भाई देखिए क्या है कि एक तो कोरोना काल चल रहा है, माननीय मोदी जी कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, आप मंदिर मत जाइए, आप यहाँ मत जाइए, आप मस्जिद मत जाइए, आप घरों में बैठिए। खुद जाते हैं दूसरी जगह जाकर के सिस्टम को खराब करते हैं, तो ये नहीं है। और जिस गुरुद्वारे की बात हो रही है, जिस गुरुद्वारे की मैंने बात करी है, उस गुरुद्वारे में भी तो सिख भाई है, वो भी तो किसान है। आप पहले उन्हें गाली बकते हैं और आप ही उन्हीं के पास चले जाते। तो थूक के चाटने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। पर जिस तरीके से बंगाल के अंदर इन लोगों ने सिस्टम खराब करा है, वहां की जनता इस बार इन्हें भगाने का काम करेगी। कुछ समय रह गया है, इन्हें इस बार भगाने का काम करेगी। जिन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे 7 सालों में, आज करा क्या है? आज जनता बेहाल हो गई है, इन्हें वो दिखाई नहीं पड़ रहा। सड़कों पे लाशें पड़ी हुई है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा। पहले बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस समय देश हमारा बहुत बुरी स्थिति में है, बहुत बुरी स्थिति में है। हे भगवान, इस देश को बचाओ, भारतीय जनता पार्टी से बचाओ। ठीक है। निरंजन पोद्दार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, आपको क्या लगता है कि देखिए तमाम राज्यों के आज यहाँ पर परिणाम सामने आने वाले हैं, और जो सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पर सरकार को लेकर विपक्ष ने हर जगह घेरने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है कि जब तमाम राज्यों से परिणाम सामने आएंगे, तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल की एक बार मैं आपसे बात कर लेता हूं, पश्चिम बंगाल में किस तरह की तस्वीर सामने आ सकती है? क्योंकि टीएमसी का दावा यह है कि हमने बंगाल जीत लिया है, लेकिन बीजेपी का दावा यह है कि इस बार टीएमसी को हम पश्चिम बंगाल से बाहर खड़ा करने वाले हैं। अच्छा आलोक जी, मेरा ऐसा मानना है कि इस बार जो पश्चिम बंगाल में जो आपको जो भी दिखाई देगा वो अप्रत्याशित दिखाई देगा। क्योंकि आज जो टीएमसी के प्रवक्ता अभी जो बोल रहे थे आपके टेलीविजन चैनल पे, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि पहले तो थोड़ी सी इन्होंने ये कुछ जो कल प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारा शीशगंज साहब गए हैं ना, तो इस चीज के बारे में इन्होंने जो बयानबाजी की, थोड़ा सा मैं इनसे इस बात को देख करके मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। क्योंकि जो आस्था होती है ना, वो आदमी का अपना एक निजी मामला होता है, और उसके ऊपर आदमी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। कौन आदमी इफ्तारी करने जाता है, कौन आदमी गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाता है, प्रसाद करता है, या कहीं किसी क्या करता है, वो एक अलग बात है। आपने जो सवाल किया था पश्चिम बंगाल के चुनाव के ऊपर, देखिए ऐसा है कि इसके अंदर निश्चित रूप से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बहुत कांटे की टक्कर मेरे हिसाब से यहाँ पे बंगाल के अंदर है। क्योंकि जो ममता बनर्जी है, इनको ये जो टीएमसी के अभी प्रवक्ता जो कह रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आपने देखा होगा पिछले 30-35 साल से हम ममता बनर्जी की राजनीति को देखते हुए आ रहे हैं। पहले जब ममता बनर्जी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी पश्चिम बंगाल के अंदर, उस टाइम इनका राजनीतिक ढर्रा अलग था। उसके बाद में जब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई टीएमसी, उसके बाद में इनका राजनीतिक व्यक्तित्व अलग हो गया।
और इस बार जो हमने देखा है कि पहली बार जो ऐसा देखा है कि पश्चिम बंगाल में बड़ी सभा के अंदर और बड़ी सभाओं के अंदर सार्वजनिक रूप से और चंडी पाठ जब यहाँ पे करने लग गए हैं, तो देखिए ऐसा कोई भी पार्टी अपनी राजनीतिक स्ट्रेटजी ऐसे ही नहीं बदलती आलोक जी। उसके पीछे कहीं ना कहीं उसको डैमेज दिखाई देता है। और जैसे आपने देखा होगा अभी पीछे पीके का जो एक ऑनलाइन मीटिंग थी जो लीक हो गई थी, या मान लीजिए जो उसके बाद में काफी वायरल हुई थी, और जो उसके अंदर जो इनके जो रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, जिस तरीके से उन्होंने उसके अंदर बोला है, हाँ। तो निश्चित रूप से ठीक देखिए है निरंजन जी, हमको यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की भी बात होगी, क्योंकि 8 बजे मतगणना होते ही प्रदेश का भी बड़ा फैसला आएगा। साथ ही पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, चाहे आपका पुडुचेरी हो, केरल हो और असम हो, इन सभी राज्यों का पल पल का अपडेट हम आपको देने वाले हैं। लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, आपको मैं एक बार उनसे फिर से रूबरू करा देता हूं। सुशील शाही हमारे साथ हैं, सुशील कुमार है हमारे साथ, सुमित मल्होत्रा है और निरंजन पोदार हैं। तो सुशील शाही, एक बार आपके पास आना चाहेंगे और समझने की कोशिश करना चाहेंगे। लगातार ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हम भी बड़ी बढ़त बनाने वाले। अब अगर असम राज्य की बात की जाए तो असम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर होने का पूरा अनुमान है। आपने भी अपनी पूरी की पूरी ताकत उसमें झोंकी। आपको क्या लगता है कि असम के अंदर जो सियासी समीकरण हैं वो आपके पक्ष में आ सकते हैं क्या, और वहां की जनता को आप समझाने में कामयाब रहे कि नहीं कांग्रेस को मत चुनिए, अब की बार बीजेपी को आप ये जो फिर से अब की बार यहां पर अवसर दीजिए? देखिए आलोक, बीजेपी असम में बहुत बढ़िया कर रही है। ये फिर मैं कहना चाहूंगा कि आपके एग्जिट पोलों ने बता दिया है कि सरकार हम बना रहे हैं। एग्जिट पोल नहीं है ये भी कह सकते हैं, और अभी आने वाले कुछ घंटों में आ जाएगा। लेकिन आलोक जी, हमने आसाम में बेहतर काम किया है और काम के आधार पर हम गए हैं। कांग्रेस वहां पर जो है टीए का विरोध करने का एक बेसिक मुद्दा जो उन्होंने उठाया था, हाँ। पूरे पूरे देश ने सीए का विरोध किया, आपको पता है। कानून लागू हो चुका है। कांग्रेस इस बात पर वहां पर हमसे लड़ रही है कि हम सीए को वापस कराएंगे। 1985 में असम अकार्ड का जो फैसला हुआ था, उसका भी उन लोगों ने वो किया कि भाई जो बांग्लादेशी हमारे आए हैं 71 के बाद से उनको जोड़ा जाए। भारत सरकार ने जो कहा था, हम लोगों ने उसको, देखिए हम मुद्दा की बात नहीं, वो केंद्र ने उसको बिल पास कर दिया है, सब कुछ हो गया है, हम लोग गए। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो भारतीय जनता पार्टी वहां पर जो भी, जैसे हमने एक वादा किया कि हम जमीनों का पट्टा देंगे, तो अभी देखिए रिसेंट तक हम लोगों ने पट्टा बांटा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभा करके भी पट्टा बांटा है कि जो हम लोगों ने कहा, तो वादे हम लोगों ने पूरे किए हैं। वहां की जनता बहुत प्रबुद्ध है। कोई भी चीज जो है, जैसे आंदोलन, एक सीए का आंदोलन शुरू वहीं से हुआ था। हाँ। वहां जनता के बीच में हम नहीं, तो आरोप तो यही था ना वहां पर, कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप यही था कि आपने असम को ही ध्यान में रखते हुए वहां की जनसंख्या को एक तरह से संतुलित करते हुए और अपने पक्ष में करने के लिए आपने वहां के जो वोटर्स हैं वो आपके पक्ष के ज्यादा हो जाएं, इसलिए आपने जानबूझकर सीएए और एनआरसी को यहां पर अस्तित्व में लाए। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था आप पर। आलोक जी, आरोप लगाना तो ठीक है, विपक्षी पार्टी कोई भी होगी आरोप लगाएगी, मगर हमको देश में काम करना है। हमने क्या गलत किया? हमने जो कहा कि 2014 31 दिसंबर के बाद जो लोग ये आए हैं, इनको हम नागरिकता देंगे, हमने क्या गलत कहा? देश 135 करोड़ लोगों का है, और देश में अगर कोई भी बिल पास किया जाता है, कानून बनाया जाता है, तो वो सबको देश से बनाया जाता है, न कि तुष्टीकरण की राजनीति। जो कि बांग्लादेशी वहां से आए, जो वहां पर घुसपैठिए आए, वहां कांग्रेस की सरकार इतने दिन से थी, उनको वहां पर वोटर कार्ड बनवाकर उन्हीं के वोट पर वहां पर खेल करती रही। उससे क्या होता है कि देखिए, देश में भारतीय जनता पार्टी ने, जब से सरकार में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है, इन सब विसंगतियों को दूर करने में लगी हुई है जो कांग्रेस ने ये सब किया था। और कांग्रेस इसी पर राज करती थी। तुष्टीकरण न बंगाल में उनका अभी सिक्का चल रहा है। अभी कांग्रेस के हमारे साथी बोल रहे थे कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया अपने कार्यकर्ताओं के लिए। अरे आपका है क्या वहां? आप कितने सीटों पर हैं? आपके पूर्व अध्यक्ष एक चुनावी सभा करते हैं,
साउथ में कितनी सभाएं करते हैं, वहीं पर रहते हैं, केरल और तमिलनाडु में रहते तो हैं। वो यही तो वो बोल रहे हैं, कांग्रेस का तो यही वो तो चुनाव कहना है कि नहीं हमने है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए हमने ज्यादातर रैली अपनी कैंसिल कर दी। आलोक जी, केरल में कोरोना नहीं है क्या? तमिलनाडु में कोरोना नहीं है क्या? वहां पर क्यों नहीं सभाएं इन लोगों ने रद्द की? उनको वहां कुछ दिख रहा था कि हाँ, हमारी पुडुचेरी में सरकार थी हमारी, हाँ। केरल से हम सांसद हैं, तमिलनाडु में कुछ सीटें हमको मिल जाएंगी, वहां पर उनको दिख रहा था। बंगाल में उनका जमीन कहीं नहीं है। बंगाल में उनका अस्तित्व जो है, ममता बनर्जी जी जब ने अपना दल बना लिया तो उनका अस्तित्व वहीं खत्म हो गया। आज कहीं भी आप एग्जिट पोल को लीजिए, किसी ने 5 सीट से ऊपर दिखा दिया हो तो बताइए। हम तो 3 सीट की पार्टी 100 सीट से ऊपर लेके जा रहे हैं। आप लोग, सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है और हर राजनीतिक दल का होना चाहिए। चाहे जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे वो ये थोड़े कहेंगे हम सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारी मेहनत दिख रही है। कांग्रेस कहाँ दिख रही है? हाँ। इसलिए आसाम में हम कांग्रेस को कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं है वहां पर। ठीक है हमारे सुशील जी, जिस तरह से अश्विनी शाही यहाँ पर दावा कर किया। रहे हैं, अश्विनी शाही का तो यही दावा है कि आप ना तो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपकी जमीन नहीं थी इसलिए आप वहां पर गए नहीं, सक्रिय आप हुए नहीं। आसाम की बात करें तो वहां पर जिस तरह से आप लोग खेल कर रहे थे इनकी भाषा में, उसी के चलते जब CAA और NRC लाया गया तो आपको सबसे ज्यादा दर्द हुआ, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। इनका यह कहना है कि चाहे कोई भी फैक्टर रहा हो, आसाम में भी हम ही जीतने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में भी हम ही जीतने वाले हैं, कांग्रेस कहीं नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल में तो एग्जिट पोल ने जो दिखाया है वो तो आप देख ही रहे हैं, उसकी हम बात में करेंगे। आसाम में हम पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं, ये नतीजे 12 अभी जो आज से आएंगे उसमें आना शुरू हो जाएगी। रही बात अगर आती है, अगर बंगाल की बात कर रहे हैं तो अभी भी TMC के कार्यकर्ता ने बताया कि जो हमारी सेना नायक थी कुछ 10 साल पहले, वो थी ममता बनर्जी। जब सेना नायक जाता है तो कुछ सिपाही लेकर भी जाता है, तो फिर हमको वहाँ फौज खड़ी करने में थोड़ा समय लगता है, और फिर वो सत्ता में भी आ गई थी, तो इसलिए फौज खड़ी करने में थोड़ी सी परेशानी आई, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो वास्तविकता में ये है, आप देखिए जो हम बात कोरोना की कर रहे हैं, रैलियां ममता बनर्जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने बहुत सारी की हैं, और ये कोरोना बम पूरा देश आज बोल रहा है। इन 5 चुनाव की वजह से पूरा देश आज ये स्थिति में चला गया है जहां हम अपने लोगों को खो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, हमने सब जगह रैलियां जो की बहुत सीमित की, चाहे फिर वो केरल में ही हो, हमने बहुत कम रैलियां की, ऐसा नहीं है, वहां पर बहुत सारी रैलियां की। आप पूरे 5 राज्यों में देख लीजिए, हमने कहीं रैलियां नहीं की। हमारा देश होता है, पहले देश होता है, हमारा चुनाव लड़ना देश नहीं होता है। आसाम की बात बोले तो CA का विरोध हमने किया है, क्योंकि CA में कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जिसमें तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक धर्म को बुरा बताते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, और ये इसी की करते हैं, आपस में लड़ाने की बात। हम उसका विरोध करते आए हैं, हमेशा करते हैं, क्योंकि हमारी नीति नहीं यही है कि किसी का विरोध मत करना। देश का नागरिक, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो इस देश का नागरिक है, और हर नागरिक को तय सम्मान मिलना चाहिए, इसका आदर को मिलता है। ये देश ना हिंदुओं का है, ना मुस्लिमों का है, ना सिखों का, ना ईसाइयों का है। ये देश सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों का है, और हम इसी नीति पे काम करते हैं। असम में हमने नहीं किया, इन्होंने किया, हिंदू मुस्लिम करके ये बांग्लादेशी हैं, इनको भगाइए, जबकि जो काफी समय से रह रहा है, एक हमारा नियम है। 126 में से कितनी सीटों की उम्मीद है आपको आसाम के अंदर? जी, 126 में से कितनी सीटें? हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, आप जब रिजल्ट आएगा तो देख लीजिए। हाँ, निश्चिंत पूरा है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। हाँ, सुमित जी, एक बार आपके पास आते हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की बात बार बार अश्विनी शाही कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि तमाम ऐसे मुद्दे थे, तमाम ऐसी समस्याएं थी पश्चिम बंगाल के अंदर जो हमने जनता की देखी, महसूस की, जनता के सामने हमने अपना रोड मैप रखा और जनता को हमने समझा दिया कि देखिए, अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तभी आपका उद्धार होगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की केंद्र सरकार ने बात की, जिस तरह से तमाम शीर्ष के नेताओं ने जाकर वहां पर अपना पक्ष रखा, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया होगा, और क्या सच में इतनी खामियां थी क्या जितनी अश्विनी शाही यहाँ पर गिना रहे हैं? आलोक भाई, जिस तरीके से अश्विनी शाही जी हमारे गिना रहे हैं कि अब बंगाल में आएंगे, माननीय मोदी जी वहाँ पे जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं कि बंगाल में जब हम आएंगे तो हम विकास की बात करेंगे। अरे साहब, आप केंद्र में बैठे हैं, बंगाल भी इस देश का राज्य है,
तो आप बंगाल के लिए क्यों नहीं कुछ काम करते हैं? बंगाल वासियों के लिए कोई क्यों नहीं आप काम करते? जब आपकी सरकार आएगी तभी आप काम करेंगे। जैसे आप कहते हैं दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तभी हम काम करेंगे, उससे पहले काम नहीं करेंगे, कौन सी बात होगी भाई? केंद्र में आप बैठे हैं, केंद्र अगर चाहे तो सारे काम हो सकते हैं, पर नहीं करेंगे। इन्हें बंगाल के अंदर केवल राजनीति करनी है, विकास की कोई बात नहीं करनी है। आज अगर इन्होंने काम करा होता तो कोरोना काल में जिस तरीके से माननीय ममता दीदी हमारी पिछले लॉकडाउन में सड़कों पर करके उन्होंने अपनी जान की परवाह ना कर करके उन्होंने जनता के लिए काम करा है, ये इन्हें दिखाएगा, सबक सिखाएगा। इस बार आप बेफिक्र रहिएगा। इनके नेताओं ने, कितने नेताओं ने काम करा है ये भी इनसे आप पूछिएगा, ये लोग बता नहीं पाएंगे। बस क्या है, वहां पे जाकर के बंगाल में कि साहब जब हम आएंगे तब हम काम करेंगे, हम आपकी ऐसा कर देंगे। बीजेपी का तर्क यही है। सुनिए आलोक भाई बहुत अच्छे उस पे लड़ते हैं लोग, क्योंकि धन बल सब कुछ इनके पास इस समय है केंद्र में, और क्या नाम है, कई उसका पैसा भी यूज कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, बताएंगे नहीं ये लोग। आज क्या पीएम केयर फंड का पैसा हो वो नहीं बताएंगे, चीजें बेचते चले जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं, उसका पैसा आ रहा है वो नहीं बताएंगे। केवल हमारे दो का राज चल रहा है इस समय केंद्र में, और जनता ऊब चुकी है। जनता चाहे बंगाल की हो, असम की हो, कहीं की हो, इन 5 राज्यों की अभी, और एक राज्य ही आपका उत्तर प्रदेश है, पंचायत के चुनाव है, जनता इस बार इन्हें भगाने का काम करेगी। ऊब चुकी है, इनके सुन करके जो वादे हैं वो पूरे नहीं होते। क्या मंदिर मिलने से, क्या मंदिर मस्जिद की राजनीति करने से इनके अलावा और कुछ नहीं है इनके पास। आज अगर इन्होंने हॉस्पिटल या शिक्षा की बात करी होती तो आज जो जनता हमारी सड़कों पे पड़ी है वो हॉस्पिटलों के अंदर होती। ये हमें चाहिए हॉस्पिटल, शिक्षा, विकास की बात, पर इन्होंने इसके ऊपर बात कभी नहीं करी है। इन्होंने कभी बात नहीं करी है। ये कहते हैं हमने बहुत काम करा है। आलोक जी देखिए, भाई हमारे सुमित जी ने बहुत बढ़िया चीजें कहा, 2-3 बातें कहा, इसमें जवाब देना चाहूंगा कि जो पैसे की बात है, पैसा रुपया, ये सब चीजें, राजनीतिक दल मैंने पहले भी कहा राजनीति करने के लिए आते हैं। अरे पैसे का हिसाब मांगना हो तो विनय मिश्रा से मांगिए और अभिषेक बनर्जी से मांगिए, जांच हो रही है, पता चल जाएगा सारा। दूसरा मैं आता हूँ, ममता बनर्जी होती है, सीबीआई सभी निकलती है पीछे से, अश्वनी जी ये भी आप समझ लीजिए, जिस तरीके से आप लोग उपयोग कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, देखिए ये सब जनता देख रही है। कुछ नहीं कहूंगा, देखिए सुमित जी मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, कहिए पर जनता सब देख रही है। कृपया सुन लीजिए, धैर्य रखिए। देखिए इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है, सरकार आपसे नहीं आ रही है, विचलित मत होइए। अभी तो आपको 5 साल विचलित रहना है, क्योंकि जब सत्ता से बाहर रहेंगे तो विचलित रहेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, वो आप वहां पर जनता तय करती है, जनता तय करती है कि किसे लाना है, किसे क्या करना है। हाँ, मशीनों जनता तय करती है। अभी 2-4 घंटे में हम लोगों के सामने होगा, वो अलग बात है। अभी अब थोड़ा सा ध्यान से धैर्य से सुन लीजिए। बिल्कुल आलोक भाई, देखिए वहाँ का जो चुनाव है, ममता बनर्जी जी कोरोना काल में आई है, कोई भी नेता होगा, देखिए वहाँ 1 मैन आर्मी है। ममता बनर्जी जी आई तो है सबके सामने, लेकिन नंदीग्राम में अपने ही सिपा सलार के सामने 5 दिन तक वो वहां रही। अभी निरंजन जी ने कहा कि वो चंडी बात करने तक क्या, अरे भाई अपना चुनाव नहीं रहेगा क्या? कोई सुन लीजिए ना पहले एक बार, सुमित जी हर एक लाइन का उत्तर तो नहीं हो सकता है ना, सुन लीजिए पहले एक बार, बोलिए। सुन लीजिए, अब बाद में जवाब दे लीजिएगा, नोट कर लीजिए, बाद में जवाब दे लीजिएगा। जी चंडी पाठ, गोत्र बताना, ये क्यों हो रहा है? हर बात का आलोक जी राजनीति में मतलब होता है। देखिए ममता जी बड़ी नेता है, मोदी जी बड़े नेता है, सोनिया जी बड़ी नेता है। अगर ये लोग कुछ कहते हैं तो समाज में एक मैसेज जाता है, उस मैसेज को देने का काम ममता बनर्जी ने किया। चंडी पाठ करना शुरू की, जो कि सरस्वती पूजन पर विरोध करके वहां रोक लगा सकती हैं, उसके बाद अपने चंडी पाठ करती हैं। तो चीजें वहां पर वहां की जनता देख रही है कि हम सरस्वती पूजा नहीं कर पा रहे हैं, दुर्गा पूजा के नए पंडाल हम नहीं रख पा रहे हैं, हमको किस तरीके से वहां पर एक मुस्लिम तुष्टीकरण की चीजें झेलनी पड़ती हैं। कुछ सीटें हैं वहां पर, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, मालदा सीट हमने लोकसभा में जीता था। अभी मालदा में लगभग 6 सीटें हैं विधानसभा की, एक लोकसभा में लगभग 5 सीटें एक एवरेज में पूरे देश में होती है, कहीं 4 कहीं 5 होती हैं। मालदा में मुस्लिम जो है 51% है, मैंने एग्जाम्पल दिया लोग जी, उस 51% में हमारी सीट है, क्योंकि वहां
जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ममता जी कर रही थी, सारे लोगों ने एक तरह से देखा कि अब हमारा कहीं पर कुछ नहीं है, बंगाल की जनता जो है छली जा रही है, तो हमारे लोकसभा में 19 में हमारे एमपी को जिताया वहां पे। तो सभी 5-6 विधानसभा में हमारे वोट तो है वहां। इसी तरीके से आप आ जाइए कूच बिहार, कूच बिहार में भी हमारा सांसद है, वहां पर लगभग 36% वोट जो है मुस्लिम का है। तुष्टीकरण की राजनीति वहां भी हावी हुई, हमारा एमपी हुआ। इस तरीके से हम लगभग 125, जो 19 का अगर हमारा देखा जाए तो हम 125 विधानसभा सीटों पर इफेक्ट डाल रहे हैं डायरेक्टली। 19 जो हम लोगों ने लोकसभा सीटें जीती, हाँ। अब ये विधानसभा चुनाव उसके आगे थोड़ा सा बढ़ गया है और राज खुले इनके 19 से 21 में थोड़ी सी और चीजें बदली हैं। हमारी सरकार वहां पर हमारे मेहनत से भी बन रही है और इनके जो है अपार जो खून खराबा रक्त रंजित जो इन लोगों ने 10 साल वहां पर बनाए हैं, बिताए हैं, वहां की जनता ने इस बार मन बना लिया है सुमित भाई कि भारतीय जनता पार्टी को ही लाना हमारे लिए बेहतर है। हाँ सुमित जी। जी आलोक भाई, जिस तरीके से हमारे माननीय प्रवक्ता साहब भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं, अश्विनी भाई हमारे, कि वहां पे रक्त वाली राजनीति हो रही है, चंडी पाठ कर रही हैं, बताना पड़ रहा है, तो बताना जनता को नहीं पड़ रहा है। ममता दीदी उच्च कोटि की ब्राह्मण है और जिस तरीके से आप लोगों ने वहां पे दुर्गा पूजा के ऊपर आप लोगों ने बदनाम करने का करा है, पूरे देश में दुर्गा पूजा के ऊपर बैन लगा है, उत्तर प्रदेश में भी बैन लगा है, पर इस कोरोना काल में मैं आपको बता दूं कि इस बार कोरोना काल में भी दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया गया है, उत्सव मनाया गया है। आप मत बोलिए जो दुर्गा पूजा के ऊपर आप लोग कहते थे बैन लगा है, कोई बैन नहीं लगा था। कोरोना काल में भी हर चीज हुई है, ये आप ध्यान रखिए। जिस तरीके से आप लोगों ने बिहार के अंदर जिस दिन दुर्गा पूजा के ऊपर विसर्जन करने लोग जा रहे थे, आप लोगों ने, आपकी सरकार ने बिहार के अंदर जिस तरीके से लोगों के ऊपर लाठी डंडा गोली चलाने का काम करा है, बिहार की जनता सब देख रही है। थोड़ा सा सब्र रखिए, बंगाल की जनता आपको इस बार भगाने का काम करेगी। आप लोग करते हैं लड़ाई दंगे की बात, आप लोग करते हैं, आप कह रहे हैं हमारे इतने सांसद हैं, हम लोगों का वहां पे वोट बैंक है। अरे साहब, लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के अलग मुद्दे होते हैं, लोकसभा के अलग मुद्दे होते हैं। अश्विनी भाई, आप हमसे बड़ा अच्छा जानते होंगे, सारी चीजें जानते हैं, पर मैं ऑन टीवी भी कह नहीं सकता हूं। कभी आपसे पर्सनल बात होगी, मैं आपको बताऊंगा कि आज देश के अंदर जिस तरीके से आप लोगों ने केवल एक बंगाल, अरे साहब, देश की जनता बेहाल थी, माननीय मोदी जी बंगाल पड़े हुए थे। पहले जनता की सेवा करनी चाहिए। जब ये कहते हैं 125 करोड़ देशवासी हमारे हैं और ये कहते हैं केवल एक बंगाल हमें चाहिए, केवल बंगाल में ऐसा है क्या साहब? आपको ऐसा क्या सोना दिख गया है? सोना नहीं, आपको केवल जो जिस तरीके से आप बेचते चले जा रहे हैं उसकी राजनीति हो रही है। हम दो, हमारे दो, अंबानी अडानी का खेल छोड़िए साहब, खेल छोड़िए। आज विदेशों तक में आपकी बुराइयां हो रही हैं, विदेशों तक में। आज पाकिस्तान जैसा देश कह रहा है हिंदुस्तान की हम मदद करेंगे। अरे साहब, क्या आप कहते थे हमारे पास सारे साधन हैं, तो आप लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं सेवाएं मिल रही हैं? क्यों नहीं जनता जो मर रही है उसका आप लोग सहयोग कर रहे हैं? क्यों नहीं बचा रहे हैं आप? पर आप लोग केवल राजनीति करने का काम करते हैं और कुछ नहीं है। वो जनता इस बार इन्हें दिखा देगी। और थोड़ा समय रह गया है, जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारी 125 के ऊपर हम लोग हैं, वहां पे बढ़त बनाए हुए, अब थोड़ा समय रह गया तो खुल जाने दीजिए, पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। पर वहां की जनता, मैं आपको फिर बता दूं आलोक भाई, वहां की जनता माननीय ममता दीदी के साथ में है, ममता दीदी को प्यार करती है। ठीक है निरंजन जी, जिस तरह से सुमित जी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ममता दीदी पर ही सबसे ज्यादा भरोसा है, आपको क्या लगता है, क्या ये भरोसा सच में ममता दीदी पर है, या जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अब की बार जाकर वहां पर यह समझाने की कोशिश की कि केंद्र सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो कि बंगाल के लिए बनाई गई, पश्चिम बंगाल में भेजी जाती हैं, उसका लाभ लेकिन ममता बनर्जी ने कभी भी प्रदेश को लेने ही नहीं दिया। ये सबसे बड़ा अब की बार काउंटर किया था, चाहे वो गृहमंत्री रहे हो चाहे प्रधानमंत्री रहे हो। जब रैलियों में गए उन्होंने इस बात को निश्चित रूप से कह रहा है कि जहां उत्तर प्रदेश में इस तरह की योजनाएं बराबर लागू की जाती हैं, पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अपने प्रदेश को मिलने नहीं देता है। देखिए आलोक जी, ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि ममता बनर्जी आज की तारीख के अंदर जो मुकाम रखती है अपने राजनीति के अंदर, निश्चित रूप से उसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पे एक कद्दावर नेता है। बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल की सर्वमान्य मुख्यमंत्री और
एक छत्र नेता है, इस चीज को कोई आज इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं आप अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करें तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर पहला चरण बीजेपी जीत चुकी है। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज के 5 साल पहले 2016 के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक रूप से ना 3 में थी ना 13 में थी, आप ये समझ लीजिए वो एक्स्ट्रा में थी, अदर्स में थी। भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पे स्कोर आता था, आपकी टीवी चैनल के ऊपर भी स्क्रीन पे जो स्कोर आता था वो अदर में आता था। वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे एक प्रत्यक्ष लड़ाई की भूमिका के अंदर आज नजर आ रही है। तो निश्चित रूप से आज ये समझ लीजिए ये नंबर 1 का और नंबर 2 का गेम में अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई है तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई का जो प्रथम चरण होता है, यानी कि जो मानसिक रूप से जो लड़ाई होती है, एक होती है मानसिक रूप से लड़ाई, एक होती है धरातल पे लड़ाई। तो मानसिक रूप से जो लड़ाई होती है वो तो भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। रही बात धरातल वाली, तो आलोक जी उसके लिए मैं कहूंगा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब कुछ ही मिनटों का खेल है, थोड़ी देर के अंदर ईवीएम खुलेंगी, आप भी यही है हम भी यही है। और ये जो प्रवक्ता है इनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अब थोड़ा सा जो सार्थक बात कीजिए, क्योंकि अब ईवीएम खुलने वाला है। अब प्रचार का सारी पोलिंग हो चुकी है, सारा प्रचार सारा, अब इसका कोई विशेष फायदा नहीं है जनता के बीच में। तो मेरा और रही बात ये जो अश्विनी जो अपने टीएमसी के प्रवक्ता जिन्होंने कहा, इनकी एक बात से मैं निश्चित रूप से सहमत हूं आलोक जी कि इस बार हो सकता है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का चुनाव पूर्ण रूप से जीत जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 7 साल से राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी जो छवि घड़ी थी, उस छवि में कहीं ना कहीं डेंट जरूर आया है। क्योंकि इस महामारी के अंदर मेरा भी ऐसा मानना है आलोक जी, मैं इनकी बात से ये सहमति जताते हुए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल का सूबा जो राजनीतिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी देख रही थी, इसको ये ना देखते हुए कम से कम प्रधानमंत्री जी ने जो रैलियां अपनी 21-22 तारीख को जाकर के रद्द करी है, वो 15 या 16 तारीख तक प्रधानमंत्री जी को पूरे देश को इस पैंडेमिक टाइम को देखना चाहिए था और देश के लिए काम करना चाहिए था। क्योंकि आज दिल्ली, एनसीआर तथा तमाम प्रदेशों के अंदर जिस तरीके से पब्लिक त्राहिमाम है, तो निश्चित रूप से इससे अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो प्रधानमंत्री, ये आपने बहुत यहाँ पर जरूरी एक जो बात यहाँ पर रखी कि तो आपको क्या लगता है कि जो ये तथ्य आप यहाँ पर सामने रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की छवि को कहीं ना कहीं डेंट पहुंचा है, क्या इसका फर्क आपको मतदाताओं के मन में भी समझ में आ रहा है कि इसका अंतर जरूर निश्चित रूप से जब मतदान देने के लिए मतदाता गया होगा तो उस पर आया होगा? नहीं, ये एक्चुअली आलोक जी ये सारी की सारी घटना कहें या दुर्घटना कहें, ये सारी की सारी इसके अंदर चिंतित भर 7वें जो चरण का मतदान था पश्चिम बंगाल के अंदर, ये उस काल का टाइम है ये। और 8वें चरण के अंदर निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आप भी अभी हैं, हम लोग सारे अभी डिबेट में ही हैं और इसमें चुनाव विश्लेषण में है। आप देखिएगा जब 8वें चरण की जो सीटों के ऊपर जो चुनाव हुआ है, उनके अंदर आपको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन सब चीजों का।